हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है टीचिंग दर्पण पर। आप सब कैसे हैं फ्रेंड? आप सबकी तैयारी कैसे चल रही है? उम्मीद करते हैं आप सबकी तैयारी जो है बहुत ही शानदार चल रही होगी। इसमें जो है एनसीईआरटी सार संग्रह जो है कंप्लीट किया जा रहा था फ्रेंड, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें जो है 3 वीडियो जो है कंप्लीट किया जा चुका है। इस वीडियो में फ्रेंड औरंगजेब 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी यहाँ से कंप्लीट करेंगे फ्रेंड। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण बुक है एनसीईआरटी सार संग्रह, जो कि वन लाइनर फॉर्म में दिया गया है। 6 to 12 तक एनसीईआरटी इस बुक में कवर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है फ्रेंड। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो दक्कन का सूबेदार था। और वर्ष 1658 में समूगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य हुआ था। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल में अंतर्गत थे? तो औरंगजेब के थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना? तो बहादुर शाह प्रथम बना था। ईस्ट इंडिया कंपनी कि किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड्स को निष्कासित किया गया था। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? तो सुलेमान सिकोह ने लिया था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? तो वर्ष 1686 में की थी। और 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जयसिंह के साथ किए थे। आगे दिया गया है फ्रेंड, मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली। तो खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा किया जाता था। लंक बटाई, तो लंक बटाई में अनाज को खलिहान से ला करके बिना भूसा निकाले बटाई किया जाता था। रास बटाई क्या है? तो अनाज से भूसा निकाल कर बटाई किया जाता था, उसे रास बटाई कहते हैं। आगे हैं शासक, वजीर और वकील। तो बाबर जो हैं, बाबर का वजीर या वकील कौन होता था? तो मेहदी ख्वाजा। हुमायूं का तो निजामुद्दीन अहमद वह हिंदू बेग था। अकबर का बैरम खां सर्वाधिक शक्तिशाली वकील था। और जहांगीर का यह पद रिक्त था। शाहजहां यह पद समाप्त हो गया था शाहजहां के कार्यकाल में। आगे हैं जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया था जजिया कर। औरंगजेब ने जोधपुर के शासन जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत युद्ध में पराजित किया था। और धर्मत किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश अर्थात उज्जैन में स्थित है। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो औरंगजेब का हुआ था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? तो दारूद इस्लामी था। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था कि इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था, इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो रबिया उद दौरानी का मकबरा को कहा जाता है। औरंगजेब ने रबिया उद दौरानी का मकबरा, बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। और इसे ताजमहल की कुहड़ नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? तो बीजापुर और गोलकुंडा को किया था। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? तो औरंगजेब को कहती थी। आगे दिया गया है मुगलकालीन सूबे की संख्या। तो यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड, देख लीजिए। शासक का नाम दिया गया है, सूबे की संख्या और नए जुड़े सूबे दिए गए हैं। अकबर
इसमें 12 सूबे आईने अकबरी में वर्णित है। 12 + 3 = 15 सूबे। और नए जुड़े सूबे 3 थे, बरार, खानदेह और अहमदनगर। जहांगीर की बात किया जाए तो 15 सूबे, कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया गया था। और शाहजहां 18 सूबे और 3 कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा था। औरंगजेब 20 अथवा 21 सूबे था। 2 जो हैं बीजापुर 1686 और गोलकुंडा 1687 में। औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सर्वाधिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य और संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे हैं मुगल कालीन प्रशासन। तो ध्यान रखिए फ्रेंड, अगला टॉपिक है मुगल कालीन प्रशासन। फ्रेंड, अब तक वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई ग्रुप हो आपका उसमें सेंड कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि और लोग जुड़ सकें। किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रमसिया देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलवाए थे? तो अकबर ने चलवाए थे। और मुगल शासक में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता है? तो दाम कहलाता है। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता है? सरकार के नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? तो लगान निर्धारण की विधि था। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मदद ए मास शब्द से इंगित किया गया था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो महाम अनगा द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो महाम अनगा द्वारा किया गया था। मुगल कालीन भारत में राजस्व की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। और किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने लगाया था। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो निकोलाओ मनुची को नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो निकोलाओ मनुची को नियुक्त किया गया था। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? तो मीर बख्शी होता था। आगे है मनसबदारी प्रथा। संस्थापक की बात किया जाए तो अकबर, और प्रारंभ हुआ था 1775 ईस्वी में। अर्थ क्या था? तो पद या श्रेणी था और उद्देश्य प्रशासन का संचालन करना था। आगे है अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मंगोलों की दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता है? तो जागीर कहा जाता था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मनसबदारी के संदर्भ में 2 अस्पा जिनके पास 2 घोड़े तथा सिंह अस्पा जिनके पास 3 घोड़े व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? तो जहांगीर था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, 2 अस्पा और सिंह अस्पा। अकबरकालीन फतेहपुर सीकरी के भवनों में सर्वाधिक विशाल कौन सी इमारत थी? तो जोधा भाई का मकबरा ये सबसे जो है सर्वाधिक विशाल भवनों में से था जोधा भाई का महल। तो ध्यान रखिएगा। आगे हैं जात किसी मनसबदार की व्यक्तिगत वेतन और उसके दर्जे का सूचक था और सवार उसके द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। मुगल कालीन उच्च अधिकारी विभाग दिया गया और उच्च अधिकारी दीवान ए इंसा जो है ये सुल्तान के आदेश को लिखने वाला एवं डाक संबंधी कार्य करता था। और दीवान ए
विजारत, दीवान ए विजारत जो है लगान, अर्थव्यवस्था, राज्य के आय व्यय, मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि करता था। दीवान ए काजी न्याय विभाग, काजी उल-कुजात होता था। और दीवान ए बरीद जो है ये गुप्तचर विभाग, बरीद ए मुमालिक के अधीन होता था। दीवान ए आरिज जो है सेना की भर्ती, रसद, शिक्षा संगठन की देखरेख करता था। दीवान ए रिसालत ये विदेश विभाग होता था। और मुहतसिब जो है ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। वकीय नवीस जो है ये समाचार लेखक होता था। और खुफिया नवीस जो है ये गुप्त पत्र लेखक होते थे। दरोगा ए डाक, दरोगा ए डाक जो है ये गुप्त चर विभाग का प्रमुख होता था। और इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी भी होता था। दीवान ए तन जो है ये वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर आतिश क्या है तो यह शाही तोपखाने का प्रधान था। और मीर ए बहर ये जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा जो है ये जासूस व संदेशवाहक दोनों होते थे। वितिक्ची जो है अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार की सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इसकी जो है नियुक्त की थी। मुशरिफ क्या है तो यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, मुशरिफ। और नाजिर ए बयूतात ये शाही कारखाने का अधीक्षक होता था। तो ये सभी थे फ्रेंड, ध्यान रखिएगा इन सभी को। आगे है मुगल मिश्रित सैनिक टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। अगला टॉपिक है मुगल कालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। तो इसको भी देख लीजिए फ्रेंड। अनवर ए सुहैली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है तो पंचतंत्र का है। पंचतंत्र किसने लिखा था? विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक थी। और मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी तो फारसी थी। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में कुशल था तो बीड़ा बजाने में कुशल था। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, औरंगजेब क्या बजाने में कुशल था तो बीड़ा बजाने में कुशल था। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना की थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तथा मुगल काल के अनेक ऐतिहासिक विवरण भी लिखे थे। आगे हैं उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है तो मोहम्मद रिजा खान को कहा जाता है। दस्त-ए-अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया तो अब्दुल असमद के द्वारा किया गया था। राजकवि और शासक मुल्ला गाजली मसदरी जो कि अकबर शासक थे। और तालिब अमूली राजकवि जहांगीर के शासक काल में। अबू तमिल कलीम जो है शाहजहां के शासनकाल में। और कादिसी जो है शाहजहां के शासनकाल में। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है तो हमजा नामा है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है तो हमजनामा है। नस्ततलिक क्या है तो एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासक के समय में हुआ था तो हुमायूं के समय में हुआ था। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की है वह कहाँ स्थित था तो लखनऊ में स्थित था। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी। और इसके दो उत्कृष्ट उदाहरण से पहले आगरा के किले को मोती मस्जिद और जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई थी। और दूसरी लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है और जिसमें एक विशालकाय दरवाज़ा, ऊंची पतली मीनारें और अनेक गुंबद इस मस्जिद में की मुख्य विशेषता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे है मुगल काल का एकमात्र गुंबद विहीन
मकबरा कौन सा है जिसमें गुम्बद जो है नहीं है? तो अकबर का मकबरा है जिसमें गुम्बद जो है नहीं है। आगे है मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख उदाहरण। तो यहाँ पर इमारतें दिया गया है, स्थान और शासक दिया गया है। शेरशाह का मकबरा यदि पूछा जाए तो सासाराम बिहार में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार की कोई भी एग्ज़ाम हो ये क्वेश्चन ज़रूर बना है, तो ध्यान रखिएगा। और शासक कौन था? तो शेरशाह था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया हाजी बेगम के द्वारा। और जहांगीरी का महल ये फतेहपुर सिकरी में अकबर द्वारा। जहांगीर महल आगरा में अकबर के द्वारा। अकबरी महल आगरा में अकबर द्वारा। आगरा का किला जो है आगरा में अकबर के द्वारा बनाया गया। दीवान ए आम फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। दीवान ए खास जो है ये फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा। पंचमहल या हवा महल फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा। मरियम महल फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तुर्की सुल्तान का महल जो है फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा। और बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में अकबर के द्वारा गुजरात के विजय में के उपलक्ष्य में बनवाए थे। अकबर का मकबरा जो है सिकंदराबाद जहांगीर ने बनवाया था। एतमादुद्दौला का मकबरा जो है आगरा में नूरजहाँ ने बनवाया था। और जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में नूरजहाँ ने बनवाया था। दीवान ए खास आगरा में स्थित है, शाहजहाँ ने बनवाया था। दीवान ए आम आगरा में स्थित है, ये भी शाहजहाँ ने बनवाया था। शीश महल आगरा में स्थित है, शाहजहाँ ने बनवाया था। खास महल आगरा में स्थित है, शाहजहाँ ने बनवाया था। नगीना मस्जिद की बात किया जाए तो आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था। जामा मस्जिद आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था। मच्छी भवन आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था। लाल किला दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया था। मोती मस्जिद जो है आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया था। तो सभी ध्यान रखिएगा फ्रेंड। जहानाबाद जो है ये दिल्ली में बनवाया गया था शाहजहाँ के द्वारा। जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहाँ के द्वारा। दीवान ए आम दिल्ली में शाहजहाँ ने बनवाया था। और दीवान ए खास दिल्ली में शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था। तो सभी ये इम्पॉर्टेंट थे फ्रेंड, कोई भी एक एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा सभी को। आगे है हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार 4 बाग पद्धति का प्रयोग कर तथा दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया था। तो ध्यान रखिएगा। आगे है मुगल कालीन साहित्य। पुस्तक अनुवाद दिया गया है, भाषा दिया गया है, लेखक का नाम दिया गया है। रामायण यदि पूछा जाए तो फारसी भाषा में बदायूनी ने लिखा था। भगवद गीता जो है फारसी में राजा टोडरमल ने। और योग वशिष्ठ जो है फारसी में दारा शिकोह ने लिखा था। अर्थवेद की बात किया जाए तो फारसी भाषा में सरहिंदी ने लिखे थे। पंचतंत्र फारसी में मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने लिखे थे। लीलावती फारसी में फैजी द्वारा लिखा गया था। कलिया दमन जो है फारसी में अबुल फजल के द्वारा। और वामन उपनिषद फारसी में दारा शिकोह के द्वारा लिखा गया था। अकबरनामा फारसी में अबुल फजल के द्वारा। और बाबरनामा फारसी में अब्दुल रहीम खान ए खाना के द्वारा लिखा गई पुस्तक है। हुमायूं नामा की बात किया जाए फारसी में गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। तुजुक ए बाबरी बाबरनामा तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में जहांगीर मोतमद खां और मोहम्मद दाहादी के द्वारा लिखित ये पुस्तक है। मुंतखब उल तवारीख जो है फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदाऊनी के द्वारा। इकबाल नामा जो है ये जहांगीरी फारसी भाषा में मोतमिद खां बख्शी के द्वारा लिखी गई। मासिरे जहांगीरी फारसी भाषा में ख्वाजा कामगार के द्वारा लिखित गई पुस्तक है। तबाकत अकबरी फारसी भाषा में निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखित पुस्तक है। शाहजहाँनामा फारसी भाषा में इनायत खां द्वारा लिखित पुस्तक है। और नुस्खा ए दिलकुशा जो है फारसी भाषा में खफी खां के द्वारा लिखित पुस्तक है। आलमगीर नामा जो है फारसी भाषा में मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम के द्वारा लिखित पुस्तक है। आगे हैं महासिर ए आलमगीरी जो है फारसी भाषा में शाह
की मुस्तैद खां के द्वारा लिखित पुस्तक है। फतवा ए आलमगीरी फारसी भाषा में शेख निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखित पुस्तक है। और पदशाहनामा जो है फारसी भाषा में मोहम्मद अमीन के द्वारा लिखित पुस्तक है। ये सभी पुस्तकें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। जहांगीर के शासनकाल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवानों को अर्ध मूल्यांकन पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को पित्रादुरा कहते थे। तो ध्यान रखिएगा। आगे हैं, जहांगीर के शासनकाल में पद्धत चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो नादिर उल उस्र के सम्मान से सम्मानित किया गया था। आगे है हुमायूं का मकबरा, जो कि महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। मकबरे का निर्माण जो है 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। दोहरे गुंबद वाला यह एक भारत का पहला मकबरा है। चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, चार बाग पद्धति की प्रयोग जो है पहली बार हुमायूं के मकबरे में किया गया था। जबकि भारत में पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था और इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोग हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम और हुमायूं की छोटी बेगम दारा सिकोह, जहां दारा शाह और फर्रुखसियर, आगे रफ़ी उद्दा जात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं। तो ये सभी नाम याद रखिएगा फ्रेंड। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उसके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हडसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो केशव दास ने की थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्षों में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान ए आम, दीवान ए खास, जोधा भाई का मकबरा महल जो है और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, आगे पंचमहल और बुलंद दरवाज़ा बीरबल का महल इत्यादि है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है लगभग 15 वर्षों में हुआ था और इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरन मीनार, दीवान ए आम, दीवान ए खास, जोधा भाई का मकबरा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, बीरबल का महल इत्यादि शामिल हैं। आगे है, मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में पहुंची थी। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का मिश्रण है। पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है जो कि ईरानी शैली में निर्मित है? तो एतमादुद्दौला के द्वारा ये किया गया था। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखिएगा। संस्कृत में अल्योनिषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? तो अकबर ने। जहांगीर के समय में वह कौन सा चित्रकार था जिसने फारस के शासन का चित्र लिया था? तो विशन दास था। आगे है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। अगला टॉपिक है मराठा राज्य। इसमें दिया गया है मराठा राजवंश। तो सज्जन सिंह 5वीं पीढ़ी के, उग्रसेन जो है के 2 पुत्र थे। कौन कौन से? कर्ण सिंह और शुभ करण सिंह, और इनके वंशज भोसले कहलाए और बालाजी भोसले कहलाए और माले जी। तो ध्यान रखिएगा। और इधर जो कर्ण सिंह हैं देवगिरी के यादव लाखू जी जाधव राव और पुत्री इनकी जीजाबाई थी और विवाह इनका
शाहजी भोसले से किया गया था। इन्होंने 2 विवाह किए थे और विवाह जो है तुकाबाई मोहिते के द्वारा, और संभाजी बड़े भाई थे और इनके 2 पुत्र थे। कौन कौन से? तो थे शिवाजी प्रथम और राजा राम। ठीक, संभाजी 1680 से 89 और शिवाजी जो है 1627 से 80 और राजा राम जो है 1689 से 1700। और संभाजी के पुत्र जो हैं साहू जी 1607 से 1649। और इनके इधर देख लीजिए जो कि राजा राम हैं और पत्नी ताराबाई, और इनसे शिवाजी द्वितीय जो कि 1700 से लेकर के 7। स्वतंत्र शासक कौन हैं? तो उत्तर सतारा साहू जी और दक्षिण कोल्हापुर शिवाजी सेकंड थे। राजा राम द्वितीय जो है 1749 से 50 में। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड इन सभी को। आगे है मोड़ी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता है? तो मराठों के लेखों में किया जाता है। सरजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो मराठा भूराजस्व प्रथा से है। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। आगे हैं शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो रायगढ़ में स्थापित की थी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके समान समर्पण किया था? तो जॉन माइकल के सामने जो है समर्पण किए थे। पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य वर्ष 1761 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया था? तो ताराबाई ने किया था। और संभाजी के पश्चात जो है मराठा शासक को किसने सरल और कारगर बनाया था? तो बालाजी विश्वनाथ ने बनाया था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा का नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां नामक सरदार को वर्ष 1659 ईस्वी में जो कि शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी थी। तो ध्यान रखिएगा, शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो सालहर अर्थात सल्हेर के युद्ध में हराया थे। शिवाजी के अष्टप्रधान कौन कौन से हैं? मंत्री एक तरफ दिया गया और विभाग दिया गया है। मजूमदार आमत्य यह जो है वित्त विभाग का मंत्री था, और सुमंत या दाबीर ये विदेश विभाग दरबारी शिष्टाचार था, और सुरु नवीस या चिटनिस जिसे सचिव कहते हैं ये पत्रकार विभाग का था, और पेशवा जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। अष्टप्रधान का प्रमुख जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था, और यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी होता था। वकीय नवीस मंत्री ये जो है यह आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश जो है न्याय विभाग होता था। सेनापति या सर ए नौबत जो है सेना का प्रधान होता था। पंडित राव जो है ये धर्म व दान विभाग का अधिकारी होता था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। आगे है शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो अस्थायी थे और न ही वंशानुगत, बल्कि ये राजा की इच्छा प्रयत्न थे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद न तो अस्थायी थे और न ही वंशागत थे, बल्कि ये राजा के इच्छा प्रयत्न थे। अगला है विविध, जो अभी तक पढ़े हैं फ्रेंड वो सभी विविध यहाँ पर दिए गए हैं। मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह था, जिसे रंगीला के नाम से भी जानते हैं। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो फर्रुखसियर ने प्रदान की थी। कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। इसे कश्मीर अकबर भी कहा जाता है। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता है? तो जौनपुर को कहा जाता है। सिर ए अकबर
सिर अकबर महान रहस्य की रचना किसने की थी? तो दारा शिकोह ने की थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो चिनकिलिच खां था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? तो मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के लिए एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। आगे है बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में की थी। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाब उल मक्का अर्थात मक्का का द्वार कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ताजुल माली ने किया था। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोली वेधशाला का निर्माण करवाया जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड, जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोली वेधशाला का निर्माण करवाया जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? तो गोल गुंबद है जो कि बीजापुर में स्थित है। मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो इब्राहिम शाह द्वितीय को पुकारती थी। अंतिम मुगल बादशाह शाह जफर द्वितीय ने पिता का नाम क्या था? तो अकबर शाह द्वितीय था। वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किसके ग्रहण किया था? किससे ग्रहण किया था? तो पारसियों से ग्रहण किए थे। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो पोलज कहा जाता था। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कभी भी रिपीट हो सकता है। तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो रामतनु पांडे था। आगे हैं सिख संप्रदाय के 10 गुरु, यहाँ पर दिए गए हैं। पहले हैं नानक जो कि 1469 से 1539 ईस्वी में इनका काल था। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। अंगद जो है 1539 से 1552 ईस्वी, एक गुरमुखी लिपि के जनक माने जाते हैं। अमरदास जो कि 1552 से 1574 ईस्वी में, जो सिख धर्म के प्रचार हेतु 22 गद्दियों की स्थापना और विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किए थे। रामदास 1574 से 1581 अमृतसर की स्थापना की थी और अर्जुन सिंह 1581 से 1606 जो कि गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन व अमृतसर में हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का निर्माण, इन्हें जहांगीर ने फांसी भी दे दी थी। हरगोविंद सिंह जो कि 1606 से लेकर 1645 इनका शासनकाल था और अकाल तख्त की स्थापना तथा सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किए थे। हर राय जो कि 1645 से 1661 ईस्वी में, जो कि मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिए और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। हरकिशन जो कि 1661 से 1664 में अल्पवयस्क अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगले क्रम में तेज बहादुर सिंह जो कि 1664 से 1675 औरंगजेब द्वारा इनको फांसी दी गई थी। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जो कि 1675 से 1608 ईस्वी में, जो कि ये सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। इनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी और सिखों के लिए 5 करार केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा अनिवार्य किए, गुरु पद की समाप्ति की तथा गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे हैं सिख के चौथे गुरु संत रामदास ने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सिखों के चौथे गुरु जो है संत रामदास ने अकबर द्वारा जो ज़मीन दी गई थी, कितना 500 बीघा पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये सभी
जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका सभी जो है कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक न किए हो तो कर दीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीचिंग दर्पण को, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका PDF जो है टेलीग्राम टीचिंग दर्पण ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें पड़ जाएगी, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड, आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।